इन्होंने हमारी मैडम को भी उकसाया दारू पीने के लिए और वो भी दारू का गिलास उनके हाथ में देने लगे। मेरे को लगा कि ज़रूर मेरी बीवी अगर इनके चक्कर में होगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि दारू पिएगी या नहीं पिएगी। तो मैं दूसरे रूम में जाकर देखता हूँ तो मेरी बीवी ने उनके साथ गिलास से हाथ दारू लेके पी ली। जबकि मेरी बीवी ने, मेरे भी जान का खतरा है, मेरे को बहुत सारी धमकियाँ मिल चुकी हैं और अगर मैं मर जाता हूँ और मुझे मारा जाता है तो ये आरोप सीधा मैं सुमित रत्न भंते को ही देता हूँ कि मेरी बीवी के द्वारा हो सकता है कि मुझे मरवा भी सकते हैं, मुझे जेल भी पहुँचा सकते हैं। कि बीएसपी तो खराब है और समाजवादी अच्छी पार्टी है, मैं तुम्हें उससे टिकट दिला दूंगा और तुम बहुत बड़ी कामयाब नेता बन जाओगी। और ये समाज सेवा में कुछ नहीं रखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम मेरा लवकेश गौतम है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं और मैं पीड़ित हूं जिस आदमी की वजह से, उसके बारे में मैं समाज से कुछ कहना चाहूँगा और वो है पीड़ित करने वाले सुमित रत्न भंते, जिन्होंने मेरे को और मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि हम और हमारी बीवी, हम नोएडा में रहते थे और हमारा वहाँ ऑफिस भी था नोएडा में। हमारी बीवी, उनका भंते जी का हमारे ऑफिस पे आना जाना भी था और हमारा उनके टेंट पर भी जाना आना था। तो एक बार वो बीमार हो गए कोरोना काल में, अभी मार्च में, इसी दौरान तो हमारे पास फ़ोन आया तो हम और दोनों मियाँ बीवी और उनके घर पे वहाँ पे गए उनको देखभाल करने के लिए गए वहाँ पे। तो उनका हमने इलाज भी कराया और देखभाल भी की, सेवा भी उनकी, क्योंकि वो गुरु थे तो हमें अच्छा लगा कि गुरु हैं तो हमें वहाँ जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम उनके फ्लैट पे ही रहने लग गए। जब हम उनके फ्लैट पे ही सेवा करते रहे, फिर उन्होंने हमको एक काम भी दिया, जो किट बांट रहे थे दवाइयों की, तो उनकी हमने किट भी बंटवाई साथ साथ। तो हम 2 महीने करीब वहाँ पे उनके साथ, मैं तो वहीं रहा था और मेरी मैडम भी वहीं थी, दोनों के दोनों हम वहीं थे, सेवा करते रहे। इधर इन्होंने हमसे बोला, लोकेश जी और मैडम से बोला कि तुम दोनों वहाँ का रूम खाली करके अपने एक रूम में भर दो। तो हमने ऑफिस खाली कर दिया अपना और एक रूम में पूरा सामान भर दिया। फिर हुआ ये कि इन्होंने हमें अपने कमरे में बोले कि हमारा फ्लैट बड़ा है और इसी दोनों मियाँ बीवी और बच्चा तुम दोनों यहीं रहो। तो हम यहीं पे इनके घर पे रहने लगे, फ्लैट पे, जो फ्लैट नोएडा में है बिसरक के पास। तो हम वहाँ रहने लगे दोनों। तो अब उसी बीच में होता ये है कि मेरी जो बीवी है कल्पना सिंह और हम दोनों तो उनकी सेवा में लगे रहे, लेकिन इन्होंने क्या उसके पास ऐसा जादू किया, क्या उन्होंने भड़काया उसको मेरे खिलाफ़ कि वो मेरे खिलाफ़ हो गई। तो मेरे से बातचीत नहीं करती थी, फ्लैट पर रहते हुए भी जब बातचीत नहीं करती थी। तो ये पंजाब गए हुए थे, राजरत्न अंबेडकर जी आए हुए थे, तो वहाँ पे पंजाब जा कर के ये लौटे थे वहाँ से। तो मेरे से फ़ोन किया इन्होंने कि भाई मेरा फ्लैट खाली कर दो। तो मैंने कहा फ्लैट क्यों खाली कर दें भंते जी, आपने तो हमारा फ्लैट वहाँ से रूम खाली करवा दिया, आप फ्लैट खाली करवा रहे हो, ऐसा क्या हो गया, ये तो बता सकते हैं हमको। बोला नहीं तुम खाली कर दो। इन्होंने हमें बताया नहीं। तो मैंने बोला कि मेरी जो बीवी है कल्पना सिंह, उससे बात करो, उससे आप ज़्यादा बात करते हो तो आप उसी से बात करो, खाली हम क्यों करें। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो मैं तो वहाँ से अपनी शर्म की वजह से, अलीगढ़ मेरा गांव है, तो मैं अलीगढ़ चला गया। जब मैं अलीगढ़ चला गया तो वहाँ से मैं लौटा, मैंने फ़ोन किया अपनी बीवी के पास। बीवी बोलती है मेरी कल्पना सिंह कि नहीं फ्लैट नहीं खाली करेंगे, मैं भंते जी से बात करूँगी। तो उन्होंने भंती जी से बात की तो वो फ्लैट पर ही रहने लगी। जब वो फ्लैट पर ही रहने लगी और मैं अलीगढ़ से आया पर इनके रूम पे नहीं आया। जब मैं अपने रूम पे, जहाँ हमारा नोएडा में रूम था, मैं उस रूम पर चला गया। जब मैं उस रूम पर चला जाता हूँ तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन नहीं आई। उससे पहले इनके साथ हम जो रह रहे थे, इनके कई ऐब मैंने देखे थे जो मुझे बुरे लगते थे और जिसके बारे में मैं इनसे बोलता था। हो सकता है शायद उसी कारण इन्होंने मेरे को अलग किया हो और मेरी बीवी को अपने झांसे में ले लिया हो। तो वो ऐब थे दारू पिलाना, हमको अपने साथ मांस खिलाना। तो मैं तो मांस का आदी नहीं हूँ, न मैं मांस खाता। हाँ, हमने जब मना किया इनसे कि दारू पीना गलत बात है, भंते जी आप तो भंते हैं, तो इन्होंने बोला कि दवा के माफिक दारू पीनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय का बदलाव है तो पी लेना चाहिए। तो हमने कहा चलो भंते जी आप कह रहे हैं तो हम भी पीने लग जाए। तो हम वहाँ पर बैठ के इनके साथ दारू हमने भी पी।
इन्होंने हमारी मैडम को भी उकसाया दारू पीने के लिए, और वो भी दारू का गिलास उनके हाथ में देने लगे। मेरे को लगा कि ज़रूर मेरी बीवी अगर इनके चक्कर में होगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि दारू पिएगी या नहीं पिएगी। तो मैं दूसरे रूम में जाकर देखता हूँ तो मेरी बीवी ने उनके साथ गिलास से हाथ दारू लेके पी ली। जबकि मेरी बीवी ने दारू पीने की वजह से मेरे को कई बार रोका और मैं माना भी उसकी बात, लेकिन जब उनके पास चले गए तो उन्होंने ये सब ऐब उनके अंदर भी डाल दिए। जब उनके साथ ऐब डाल दिए तो फिर इन्होंने जब हमको निकाल दिया फ्लैट से, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम वहाँ से छोड़ आओ, तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। तो बीवी नहीं आई, बोली मुझे तो इनके साथ काम करना है और ये राजनीति मुझे करनी है, मुझे ये राजनीति में ले जाने के चक्कर में। जब मेरी बीवी सामाजिक काम करती थी, जो सामाजिक संगठन चलाती थी सर्व समाज एकता मिशन, उसका मैं ट्रस्टी भी हूँ और मेरी बीवी भी ट्रस्टी है। तो हम दोनों ये सर्व समाज एकता मिशन का ट्रस्ट चलाते थे दोनों जने। उसी बीच में ये मिले, इन्होंने जो मिले हमें, तो हमारे साथ मेरे को मानसिक रूप से, जब ये मेरी जो बीवी है लखनऊ भी इनके साथ चली गई मुझे छोड़ करके। जब मैंने इनसे ये कहा था, बनते जब मेरी बीवी को ले जा सकते हैं आप, तो मुझे क्यों नहीं ले जा सकते, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, मैं भी समाज का काम करना चाहता हूँ। तो इन्होंने, बीवी ने मेरे से मना कर दिया और ये बोले राजरत्न अम्बेडकर जी का नंबर डायरेक्ट इन्होंने लिया है, मैं थोड़े ले जा रहा हूँ, वो तो डायरेक्ट जा रही है। मैंने कहा आपकी वजह से तो राजरत्न अम्बेडकर जी का नंबर नहीं मिला इनको, आपको जानती है, लेकिन ले जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो साथ में। तो मुझे ये ले जाके मेरी बीवी को अपने साथ ले गए लखनऊ। तो वहाँ 10 दिन रहे और मैंने अपनी बीवी के पास फ़ोन किया तो बीवी ने फ़ोन उठाना मेरा बंद कर दिया। जब फ़ोन बंद कर दिया तो मैंने सुमित रतन भंते जी के पास मैंने लिखा मैसेज व्हाट्सएप पर कि भंते जी मेरी बीवी को समझा दो ताकि वो मेरे से बात कर लिया करे, क्योंकि वो मेरी बीवी है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, मुझे उससे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए इन्होंने मेरे से छूटते ही कहा कि तेरी बीवी कैसे हो गई, वो तेरी तो बीवी है ही नहीं, तेरे पे क्या सबूत है लिखित का, क्योंकि मैंने और मेरी बीवी ने दोनों ने लिव इन रिलेशन में शादी की है, जो हमारे पास सबूत है उसका। तो इन्होंने यही बोला, तो मेरे को बहुत सारा इन्होंने उल्टा सीधा भी उस पर बोला कि तेरी औकात क्या है, अपनी बीवी को तू रख नहीं सकता। जबकि एक गुरु का काम ये नहीं होता है कि औकात नापना। अगर मैं गरीबी में था तो इनको और संभालना था हमको और समझाना था हमको और हमारी बीवी को हमारी और हमको, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया हमारे साथ। इन्होंने हमारे साथ केवल हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। जब जब मेरे पास फ़ोन किया, इन्होंने मुझे धमकी भी दी कि तू मेरे साथ कोई ऐसी वो करेगा तो मैं तेरे को जान से मार सकता हूँ। पिस्टन ये रखते ही हैं। तो मैं एक दिन इनसे मिलने भी गया तो पिस्टन इनकी देख के भाई हमें तो डर लगेगा ही, हम तो गरीब आदमी हैं, तो इनकी पिस्टन ये रखते ही हैं। तो इन्होंने बोला मार देंगे हम तुमको, और मेरी बीवी को भी इसी बात के लिए इन्होंने उकसा दिया। और आज 6 महीने करीब हो गए हमको अलग हुए दोनों को। मैं उसको मिला भी नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ पर है, मुझे तो ये भी नहीं पता है वहाँ से कहाँ गायब हुई, क्या हुआ, क्योंकि इन्हीं के साथ रहती थी वो। एक दिन ऐसा हुआ जब मेरी बीवी वहाँ से लौट के आई तो मेरे को वहाँ पर फ्लैट 22 तारीख थी, 21 तारीख को ये लौट के आती है सॉरी, और 22 तारीख को मैं भंते से मिलने फ्लैट पे चला जाता हूँ। वहाँ मैं देखता हूँ जब हमको भगा दिया तो मेरी बीवी भी चली आई थी बाद में, तो मेरी बीवी के कपड़े वहाँ सूखते मिले इनके फ्लैट पे। तो मेरा एकदम और ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गया कि बताओ मेरी बीवी के कपड़े यहाँ क्यों मिल रहे हैं सूखते हुए। तो इन्होंने मेरी बीवी को बहला फुसला करके फिर इन्होंने राजनीति का उनको लालच दिया। जब राजनीति का लालच दिया तो इन्होंने कहा, मेरे सामने ही कहते थे कि बीएसपी तो ख़राब है और समाजवादी अच्छी पार्टी है, मैं तुम्हें उससे टिकट दिला दूंगा और तुम बहुत बड़ी कामयाब नेता बन जाओगी, और ये समाज सेवा में कुछ नहीं रखा है, पैसा ही सब कुछ है। और राजनीति में तो इन्होंने सपा से, इनकी मेरे सामने ही बात होती थी, तो ये मेरे से बिल्कुल मेरी बीवी कटने लगी और मेरे को भी उल्टा सीधा बोलने लगी कि तेरी औकात क्या है, तू मेरे को रख नहीं सकता, किराया निकाल नहीं सकता, ऐसे ही मेरे से बात करती थी बदतमीज़ी से। तो मेरे को, लेकिन हमने उसे चाहा तो हमने तो कभी यही सोचा कि चलो अच्छा हो जाए, किसी दिन लौट के आएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। जब हुआ नहीं है तो उसको ये ले जा करके और वहाँ पर अखिलेश यादव जी से जब उनको मिलाया मेरी मैडम को, तो मुझे तो बताया ही नहीं मेरी मैडम को, जो कि मेरी मैडम का कर्तव्य बनता था कि अपने आदमी से भी हम पूछ लें कहीं जा रहे हैं तो, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी हमको। और अखिलेश यादव जी से आके इन्होंने मिला दिया। कहीं रिजर्व सीट से हो सकता है, वो बोल रहे थे कि हम इलेक्शन लड़ाएंगे इनको और इनको नेता बना देंगे और कामयाब हो जाएगी ये। लेकिन मैं तो भंते जी को तब सही मानता जब वो मेरे को भी साथ में लेकर के और मेरी मैडम को साथ में लेकर के साथ में काम करते, तो मैं मानता कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है। एक गुरु के पास इसलिए जाया जाता है कि वो गुरु हमारी रक्षा करे, हमको और कोई रास्ता बताए, लेकिन उनको हमारे को रास्ता नहीं बताया, उल्टा हमारी बीवी को हमसे गुमराह कर दिया और बिल्कुल हमसे अलग कर दिया। आज हमारी बीवी भी हमको धमकी देती है कि तू
हमारे खिलाफ जाएगा तो तुझे मैं मरवा दूंगी। जबकि मैं कोई खिलाफ नहीं जा रहा उनके, न मैं कुछ से कोई खिलाफ बात करता हूँ, न मैं उससे, मैं तो चाहता ही हूँ उसको, कोई मैं खिलाफ की बात नहीं करूँगा उसके प्रति, क्योंकि वो बहक गई है गलती से बंते जी की वजह से, और मैं नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करे या मैं करूँ उसके प्रति, क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। लेकिन भंते जी ने जो किया है वो उचित काम नहीं किया है। चीवर पहनने के बाद एक गुरु का काम होता है कि वो हमको अच्छा रास्ता दिखाएं, लेकिन वो अच्छा रास्ता नहीं दिखाते। दारू पीना उनका काम, मांस खाना उनका काम। जब मैंने कहा उनसे तो ये बोले कि बुद्ध के रास्ते में जब समय और था, जब आज समय परिवर्तनशील है तो हमको भी बदलना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ भंते जी से, भंते जी बुद्ध भगवान ने 5 सील दिए हैं, उनमें से दारू वाला सील काट दीजिए तो हम मानेंगे कि आपने अच्छा काम किया। आज तक जब आप ऐसे ही काम कर रहे हैं और दूसरों के घर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। वैसे आप बहुजन मैत्री सम्मेलन का काम कर रहे हैं। आप बताइए ऐसा कौन सा समाज है? समाज तो पहले से जगा हुआ है, आप क्या जगाना चाहते हैं? आप तो सही रास्ते पर लाना ही नहीं चाहते। अरे इसका भुक्तभोगी तो मैं हूँ भंते जी, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ रहा हूँ, मुझे पता है आप कितने समाज सुधारक हैं। केवल राजनीति करने में ही आप माहिर हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको दौलत चाहिए, राजनीति में पद चाहिए और समाज का कुछ भी हो। और हमारा समाज भी उन्हीं के बहकावे में आ रहा है। वो भी ये नहीं सोच रहा है कि पर समाज करे क्या, उनको भी पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो दूर रहते हैं, दूर से देखते, यूट्यूब पर देखते या देखते कि अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भेड़िए के रूप में चीवर पहन रखा है, वो कहाँ से अच्छा काम कर रहे हैं? मैं खुद उनसे प्रताड़ित हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी है मारने की। और मैं समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि भंते सुमित रतन जैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये चीवर के रूप में एक भेड़िए का काम कर रहे हैं, जो इनके लिए, हमारे समाज के लिए ये ठीक नहीं होगा और ना ठीक है। और मैं समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो मेरी जान का भी खतरा है। मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया है, व्हाट्सएप पे भी मेरे से बोला है, व्हाट्सएप कॉल करते हैं मेरे पास तो मुझे धमकी देते हैं कि तुझे मरवा दूंगा, तेरे साथ बहुत तेरे जेल पहुंचवा दूंगा, तेरी बीवी के द्वारा तेरे पर आरोप लगवा दूंगा कि तैने अपनी बीवी के साथ शोषण किया है जितने दिन से और बीवी को कुछ नहीं कर पाया तू। तो मैं इस चीज़ को सामने लाना चाह रहा हूँ कि ऐसे सुमित रतन भंते जैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए समाज के अंदर। ये चीवर पहनने के लायक नहीं है, ये गुरु बनने के लायक भी नहीं है, ये समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लायक नहीं है। केवल ये अपना धंधा बना रखा है और अपना पैसा समाज से आता है, अपने स्कूल बना रहे हैं। लेकिन समाज के लिए बताओ ऐसा कौन सा अच्छा काम किया इन्होंने? और समाज की बहन बेटियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही समझूंगा कि जब मेरी बीवी को इसने बरगला लिया तो इसका मतलब हमने तो अब देखा है, पहले से भी कुछ हो रहा होगा, पहले से कितनी लड़कियों का शोषण हुआ होगा इनके द्वारा। ये जब मेरे सामने हो रहा है मेरी बीवी का, तो मैं उसका सामने प्रत्यक्ष बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं चाहूँगा कि इन लोगों का बहिष्कार किया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ सभी बहुजन समाज के लोगों से कि ऐसे भंते का, सुमित रतन जी जैसे का समाज में कोई आदर सम्मान न करने और न करने लायक हैं। जब मैंने देखा है अपनी आँखों से सब कुछ, तो मैं इससे दुखी हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि मेरे भी जान का खतरा है, मेरे को बहुत सारी धमकियाँ मिल चुकी हैं, और अगर मैं मर जाता हूँ और मुझे मारा जाता है तो ये आरोप सीधा मैं सुमित रतन भंते को ही देता हूँ कि मेरी बीवी के द्वारा हो सकता है कि मुझे मरवा भी सकते हैं, मुझे जेल भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मैं इनका खुले तौर पर, चाहे मुझे जान से मार दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो सच है मैं सच को बोल रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।